प्रवासी साहित्य की श्रृंखला में आज सुनिए ज़किया ज़ुबैरी जी की लिखी हुई कहानी मन की सांकल। ज़किया जी ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सक्रिय सदस्य हैं। ब्रिटेन में हिंदी और उर्दू के प्रचार प्रसार के लिए वो सतत प्रयत्नशील रही हैं। एशियन कम्युनिटी आर्ट्स नाम की संस्था की अध्यक्षा श्रीमती ज़किया ज़ुबैरी ने नृत्य, संगीत, गीत एवं लेखन क्षेत्र में बहुत से नए नर्तकों, गायकों एवं लेखकों को लंदन में मंच प्रदान करवाया है। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी मन की सांकल। मेरी ज़ुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। क्या उसने अपने गिरने की कोई सीमा तय नहीं कर रखी? सीमा के आंसुओं ने भी बहने की सीमा तोड़ दी है, इनकार कर दिया है रुकने से। आंसू बेतहाशा बहे जा रहे हैं। वो चाह रही है कि समीर कमरे में आए और एक बार फिर अपने नन्हे मुन्ने हाथों से सूखा धनिया मुंह में रखने को कहे ताकि उसके आंसू रुक जाएं। बचपन में ऐसा ही हुआ करता था कि समीर माँ की आंखों से बहते हुए आंसू देखकर बेचैन हो उठता और लपक कर मसालों की अलमारी के पास पहुँच जाता। उचक उचक कर मसालों की बोतलें खींचने लगता। पंजों के बल पर खड़े खड़े जब थक जाता तो कुर्सी खींच लाता और ऊपर चढ़कर बोतल में से धनिए के बीज निकालकर माँ के मुंह में डाल देता कि माँ की आंखों से प्याज काटने से जो आंसू बह रहे हैं वे धनिया मुंह में रखने से रुक जाएंगे। सीमा मुस्कुरा देती समीर की मासूमियत भरी मोहब्बत पर। वो शर्मा जाता, माँ की टांगों से लिपटते हुए कहता, मैंने सूजी आंटी को कहते हुए सुना था जब आपके साथ आपके बाल बनवाने गया था। माँ खो गई है वक्त के उन सुहाने सपनों में जब समीर हर समय सीमा के साथ ही रहना चाहता था। माँ, मैं डरता हूँ कहीं आपको कुछ हो ना जाए, इसीलिए मैं आपके साथ साथ आता हूँ। ये कहकर वो अपने प्यारे प्यारे हाथों से सीमा के मुंह को पकड़कर अपनी तरफ मोड़ लेता। आज उन्हीं हाथों ने उसके बदन, उसके दिलो दिमाग को चूर चूर कर दिया है। नील के निशान ने उसकी 30 वर्षों की तपस्या को तार तार कर दिया है। नील का निशान तो समय के साथ धुंधला होकर मिट जाएगा, पर मन पर लगा ये झटका, ये जख्म कैसे भरेगा? रिश्ता रहेगा? क्या ये मेरे दिए हुए संस्कार हैं? सीमा कुछ समझ नहीं पा रही, बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। समीर घर में केवल अपने पिता से डरता था। बच्चों को डराना सीमा की प्रकृति में शामिल नहीं था। बस यही जी चाहता था कि हरदम दिल में समाये रखे अपने बच्चों को, खास तौर से समीर को। एक ही तो बेटा था, वो भी बीच का नेग्लेक्टेड सैंडविच बना हुआ। बहनें तंग करती तो जवाब में उनसे बढ़ चढ़ कर वो परेशान करता। बड़ी वाली तो सह लेती, पर छोटी इतना चिल्लाती कि संभालना मुश्किल हो जाता। और फिर समीर की धुनाई तो पक्की होती। वो भी पक गया था मार खा खा कर। मार तो उसको पड़ती, पर चोट चोट हमेशा सीमा को लगती। धड़ाधड़ शीशे के बर्तन जब बरसना शुरू होते तो कभी कभी हाथों और दुपट्टे के पल्लू से समीर का सिर छुपाती तो कभी कोहनियाँ ऊंची करके उनके पीछे अपना मुंह बचाती। समीर को अपनी छाँव में लेकर भागती तो पीछे से एक जूता उसकी कमर पर पड़ता। वो जूते की चोट को सह जाती। उसे संतोष इस बात का होता कि जूता उसके पुत्र के शरीर तक नहीं पहुंच पाया। माँ, आप कॉन्फ्रेंस में जाएंगी ना? हाँ, सोच तो रही हूँ। कब से शुरू है कॉन्फ्रेंस? 24 सितंबर से। आप कितने दिनों के लिए जाएंगी? हमेशा की तरह 3 रातें 4 दिन, मगर मैंने अभी फैसला नहीं किया है कि जाऊंगी या नहीं, सीमा ने जवाब दिया। माँ, आपको अवश्य जाना चाहिए। अगर एक बार सिलसिला टूट गया तो फिर आप आइंदा भी नहीं जाना चाहेंगी। समीर ने इतने अपनेपन से कहा कि सीमा ने उसी समय फैसला कर लिया कि समीर ठीक ही तो कह रहा है। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर बहुत से काम समय से पहले ही छोड़ दिए जाते हैं। सीमा वक्त से पहले बूढ़ी नहीं होगी। वो हमेशा कहती थी कि उम्र को रोकना और आगे बढ़ाना बहुत कुछ अपने ही हाथ में होता है। उसने फैसला कर लिया कि वो कॉन्फ्रेंस में अवश्य भाग लेगी। सीमा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो लेबर पार्टी की कॉन्फ्रेंस में आई थी या अमीरों की पार्टी में। हर पॉलिसी ओल्ड लेबर से हटकर न्यू लेबर को छूती हुई टोरी पार्टी की गोद में जा बैठी थी। सीमा उकताने लगी थी, आखिर क्यों आ गई? क्या सब कुछ बदल जाएगा? क्या हर अच्छी चीज़ इसलिए बदल जाएगी क्योंकि बदलाव जीवन की सच्चाई है?
अरे माँ, आप वापस भी आ गई? अभी तो कॉन्फ्रेंस चल रही है, सुबह टीवी पर दिखा भी रहे थे। समीर उस दिन काम से आया तो माँ घर में मौजूद थी। माँ ने देखा पुत्र के साथ एक युवती भी थी। जाहिर है उसकी आंखों में एक सवाल उभरा जो जबान तक नहीं आया, मगर पुत्र को सवाल समझ में आ गया। माँ, इससे मिलो, ये नीरा है। हेलो नीरा, माँ ने पूछा। कुछ खाओ पियोगे तुम लोग या फिर बाहर से खाकर आए हो? सीमा को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो स्वास्थ्य की खराबी के लिए हमेशा बाहर के खाने को ही दोष देती थी। खाना घर का और ताज़ा पका होना ज़रूरी है। वो स्वयं तो शाकाहारी थी, पर दूसरों को केवल रेड मीट खाने से रोकती थी। मगर उसकी सुनता कौन था? पति देव तो दोनों समय रेड मीट ही खाते थे। बीफ के बहाने अपनी अम्मा को भी याद किया करते थे कि क्या कबाब बनाती थीं। बस मज़ा आ जाता था। उफ, बीफ! सीमा अपने होठों को भींच लेती, सांस रोक लेती कि कहीं उसको बीफ की महक ना आ जाए। यस मामा डार्लिंग, हम खाकर ही आए हैं, क्योंकि आप तो थी नहीं, इसीलिए बाहर ही खा लिया था। सीमा आज की पीढ़ी के मिजाज को समझती थी, इसीलिए प्रश्न हमेशा सोच समझकर पूछा करती थी। अब तो ज़माना ही बदल गया था। पहले बच्चे अपने माँ बाप से प्रश्न पूछते डरते थे, आजकल माँ बाप एहतियात बरतते हैं। फिर भी सीमा ने समीर को करीब बुलाकर मालूम करना चाहा, ये नीरा कौन है और रात को घर में क्यों लाया है? क्या उसे अभी वापस भी ले जाना है? माँ, रात को यहीं सो जाएगी। समीर ने थोड़ा झिझकते और आवाज़ को काफ़ी गंभीर बनाते हुए उत्तर दिया। सीमा उसके और करीब आ गई और तकरीबन सरगोशी करते हुए बोली, मुझे ये पसंद नहीं है और अगर वापस आकर तुम्हारे पिता सुनेंगे तो मुझ पर बहुत नाराज़ होंगे। वो आएंगे तो ये चली जाएगी। नहीं बेटे, हमारा ये कल्चर नहीं है। यहाँ तुम्हारी बहन के 7-8 वर्ष के बच्चे आते हैं, वो क्या समझ पाएंगे इस रिश्ते को? उनको क्या बताया जाएगा? माँ, दिस इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। सीमा ने उसी समय समीर की आवाज़ और चेहरे के भाव पढ़ लिए थे। 37 वर्ष से झेल रही थी समीर के दोहरे उसूलों को। जहाँ माँ और बहनों का मामला होता, फौरन देसी बन जाता और अपने मामले में पश्चिमी मूल्य रखता। सीमा सब सह लेती। उसके दिमाग में समीर के बचपन की पिटाई की यादें छपी हुई हैं। उसको दया आ जाती और चुप हो जाती, पर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसके ये फैसले समीर के लिए कितने हानिकारक हो सकते हैं। वो तो माँ के स्नेह से लबालब थी, पुत्र की कमज़ोरियाँ भी स्नेह के आगे दब जाती। सीमा ऊपर पहुंची तो मालूम हुआ कि उसके कंप्यूटर पर तो नीरा का राज है। इसका मतलब हुआ जिस दिन वो गई उसी दिन नीरा आ गई होगी। तो फिर क्या? नहीं नहीं, समीर ऐसा नहीं है। उसने नीरा को दूसरे कमरे में शिफ्ट करना चाहा तो समीर आ पहुंचा। माँ, इसे रात को नींद नहीं आती तो आपका कंप्यूटर यूज़ करती है। बेटे, मेरा कंपनी का कंप्यूटर है, मैं नहीं चाहती इसको कोई और भी हाथ लगाए। कम ऑन माँ, सीमा ने कहा। अच्छा, आज रहने दो, मैं अभी थकी हुई हूँ और कल तो ये चली ही जाएगी। नहीं माँ, इसका रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है। अरे, तो फिर कहाँ से उठा लाए हो? सीमा ने नाराज़ होते हुए पर आवाज़ को बिना ऊंचा किए पूछा। सीमा को हमेशा से नफरत थी ऊंची आवाज़ में गुस्सा करने से। उसका ख्याल है जब कोई गलत बात को सही बात साबित करना चाहता है तभी ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है, और फिर आगे वाले की भी तो कोई इज्जत होती है, चाहे बड़ा हो या छोटा। अक्सर उसका पति सोचता कि सीमा चिल्लाकर एक्सप्लेन नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि झूठ बोल रही है। सीमा सोचती इस बात में अवश्य परवरिश का हाथ होता है। कैसे माहौल में कौन पला है, ऐसे क्षणों में असलियत मालूम हो पाती है। वो अपने कमरे में सोने चली गई। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस से थका दिया था। कुछ तो दुखी कर देने वाली नई राजनीति थी। बिल्कुल दक्षिणपंथी दल होने का अनुभव होने लगता है। मैंने इसलिए तो नहीं इस पार्टी की मेंबरशिप ली थी। वो बोर होकर पहले ही चली आई थी और यहाँ आकर भी उसे दुख ही हुआ था। औरत जिधर जाती है उधर दुख ही झेलने पड़ते हैं। समीर के बारे में सोचने लगी। कहता है कि जब बाप आएगा तो नीरा यहाँ से चली जाएगी। तो क्या वो ये सोच रहा है कि उसकी माँ को ये तौर तरीके पसंद हैं? वो फिर घबराने लगी कि कल वीकेंड है, बिटिया और दोनों बच्चे आएंगे। दामाद जी तो छुट्टी वाले दिन भी काम करते हैं। ससुर के ऊपर तो वो पड़ गए हैं। सीमा ने भी छुट्टी का दिन पति के साथ कभी नहीं बिताया था। वो वीकेंड घर में रुक जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं।
पूरे दिन टीवी के सामने आराम कुर्सी पर लेटे नखरे दिखाते रहते, और सीमा नखरे उठाने की तो मशीन बन चुकी थी। नखरे तो सभी उठवाते थे, क्योंकि उसका कसूर था पति का कहना मानना और हर 13वें महीने एक नया सा प्यारा सा मॉडल पैदा कर देना। बेटे की बारी में भी सीमा को मैनेजर के साथ ही भेजा था, पहले चेकअप के लिए। उसको कितनी शर्म आ रही थी कि डॉक्टर समझेगी कि मैनेजर ही आने वाले बच्चे का बाप है। हुआ वही जिसका डर था। अपने पति को भी अंदर बुला लो, डॉक्टर ने कहा था। हालांकि मैनेजर उसके पति से अधिक जवान और खुशमिजाज था, पर सीमा को ये रिमार्क अच्छा नहीं लगा। वो उसी समय बहुत कुछ सोचने पर मजबूर सी हो गई। शर्मिंदा तो मैनेजर भी था। वो कब चाहता था कि उससे बड़ी उम्र की महिला को उसकी पत्नी समझा जाए। मैनेजर ने सीमा से पहले ही साहब को जाकर खुशखबरी दे दी थी कि बेटा है, तो सुना कि वो खुश हुए थे। उतने ही खुश वो आज भी थे बेटे से। बच्चा पैदा करने सीमा बड़ी बहन के पास भेज दी गई थी। वहाँ भी घर में अकेले ही समय काटना होता, क्योंकि बहन डॉक्टर थी। फिर भी वो खुश थी कि जब बेटा लेकर जाएगी तो सब कितने खुश होंगे, और शायद बेटे से खेलने के लिए पति भी जल्दी घर आ जाया करेंगे। बेटा हुआ तो सीमा की टेल बोन उखाड़ कर आया। 6 महीने तो बिस्तर में ही पड़े पड़े बेटे की देखभाल की। सारी रात रोता था। सीमा अकेले जाग कर साथ साथ आप भी रोने लगती थी। कितना अच्छा होता था पुराने ज़माने में कि परिवार का हर बच्चा सबका बच्चा समझा जाता था। सभी मिलजुल कर पाल लिया करते थे। अब तो सभी कुछ बिखर गया था। आज उस नील की जलन, उस हड्डी के दर्द से कहीं अधिक महसूस हो रही है, जो समीर के पैदा होने पर उखड़ी थी। दूसरे कमरे में खटपट की आवाज़ होती तो सीमा को आशा बंधती कि शायद अब बस समीर आकर अपनी मजबूत वर्जिशी बाहों में माँ को संभालेगा और शर्मिंदगी के आंसू बहाएगा, माँ के आंसुओं के साथ, और उसका दर्द, उसकी जलन सब ठीक हो जाएगा। मगर वो तो बैठा उस जवान लड़की की दिलजोई कर रहा था और एक्सप्लेन कर रहा था कि आज जो कुछ भी हुआ वो माँ की उम्र ज़्यादा हो जाने और काम बढ़ जाने के साथ ही अधिकतर अनुचित व्यवहार की आदत पड़ जाने के कारण हुआ है। वो आइंदा ख्याल रखेगा कि घर का माहौल ठीक रहे। नीरा धीमे धीमे मध्यम सुरों में उसके कान में रस घोलती जाती, और वो और अधिक माँ के जहालत भरे व्यवहार से शर्मिंदा होता जाता। आज सीमा को जिल की बहुत याद आई। कितनी सुशील और कितनी घरेलू नीली आंखों वाली अंग्रेज़ लड़की थी वो। लगता ही नहीं था कि इस देश की पैदाइश हो। समीर से कितना प्यार करती और सीमा से अक्सर कहती, सीमा योर सन इज़ सो हैंडसम, इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। सीमा उसकी चुटकी लेने को कहती, ऐसा तो कोई हैंडसम नहीं, तुम्हारी नज़र ही कमज़ोर होगी। वो सीमा से लिपट जाती, आप कितनी शैतान हैं। सास बहू के मजाक चलते रहते। सीमा खूब जी भर कर प्यार से अपने बेटे को देखा करती कि सच्ची तो कहती है जिल, है तो सुंदर मेरा बेटा। जिल को समीर की गहरी आवाज़ और सही अंग्रेजी बोलने का अंदाज भी बहुत अच्छे लगते। वो इस बारे में भी सीमा से बेधड़क बात करती। सीमा सोचती, मैंने कितना अच्छा किया जो पति के विरोध के बावजूद भी शादी होने दी इन दोनों बच्चों की। उसने पति के सामने पहली बार जीवन में मुंह खोला था कि समीर को वही करने दिया जाए जो वो चाहता है, क्योंकि अब तो वो नौकरी कर रहा था। एक फ्लैट भी खरीद लिया था, शहर के बीचों बीच टेम्स के किनारे, किराए पर दे रखा था। सीमा को कितना गर्व होता अपने सुंदर बेटे पर कि वो केवल सुंदर ही नहीं है, समझदार भी है। कैसे पिटा करता था बेचारा। एकदम से सीमा उदास हो जाया करती और दुआ करती कि हे भगवान, अब मेरे बच्चे को कभी भी ऐसा दुख ना देखना पड़े। जो झेलना था उसने बचपन में झेल लिया है। कभी कभी तो भगवान को चुनौती भी देने लगती थी कि खबरदार, अब मेरे प्यारे बेटे को अपनी शरण में ही रखना, वरना। आप ही मुस्कुरा भी देती, हे प्रभु, ये औलाद भी क्या भला होती है, क्यों इतना प्रेम होता है इनसे। ये जवाब में तो कुछ भी नहीं देते, फिर भी बुरा नहीं लगता। इनके दुर्व्यवहार भी भुला दिए जाते हैं, पर पति की चोट तो हमेशा जिंदा रहती है। मैं क्यों न याद रखूं, मेरी औलाद थोड़ी है मेरा पति। उनकी माँ तो सब भुला देती थी, उनके यहाँ तो पूरा परिवार साथ ही रहता था। कैसे कैसे चिल्लाते थे उसके पति अपनी माँ पर, वो भी खूब चिल्लाती थी। ऐसा लगता था जैसे पक्के गाने का अभ्यास हो रहा हो। दोनों में से पहले जो तीव्र ध और तीव्र नी वाले अंतरे में जाता वही अपनी जीत समझ लेता, और सामने वाले को सर पकड़कर बैठ जाना होता, जैसे घोर बरसात के बाद परनाला मध्यम सुरों में बह रहा हो।
अम्मा की आंखों से ऐसे ही आंसू बह रहे होते। सीमा उनके पास जाकर बैठ जाती और आहिस्ता से पति की ओर से माफ़ी मांगने लगती। पति ने तो कभी भी माँ से माफ़ी नहीं मांगी थी। वो तो पैसे वाले बेटे थे। माँ ने तो उनको केवल जन्म दिया था। मेहनत तो उन्होंने आप ही की थी बड़ा आदमी बनने के लिए। बन तो गए थे बड़े आदमी, पर संस्कारों का जिक्र तो उनके शब्दकोश में था ही नहीं। मामूली बात थोड़ी थी कि माँ को महीने के पैसे देते थे, तो क्या हिसाब मांगना उनका हक नहीं बनता था? बेचारी अम्मा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, हिसाब याद कैसे रख पाती? सीमा ने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी उनका बेटा बाप के पद चिन्हों पर चलेगा, उन्हीं को ठीक और सही ठहराएगा। जिल तो ये भी बड़े गर्व से कहा करती थी, सीमा मैं कितनी लकी हूँ कि मेरा समीर अपने बाप से बिल्कुल अलग है। हर तरह से सुंदर तो है ही, पर खुले विचारों का भी है, उज्जवल है अपने विचारों में, साफ सुथरा। आज सीमा का जी अपने से अधिक जिल को याद करके रो रहा था। सीमा का अस्थिर मन न जाने क्या क्या सोचा करता था। कानों में शूं शूं की ध्वनि गूंजने लगी। डॉक्टरों ने टेटनस बता दिया। ये बीमारी तो अक्सर लोगों को हो जाती है, बहुत आम है आजकल, अक्सर परेशानियों से होती है। जिल ने समीर को तसल्ली देने के लिए कहा और सवेरे जल्दी उठने के ख्याल से जल्दी ही सो गई। वो भी अपनी कंपनी में ऊंचे पद पर काम करती थी और सवेरे उठकर समीर का नाश्ता भी बनाती, घर को साफ सुथरा करने के बाद ही घर से निकलती। सीमा को जिल की सारी आदतें बेहद पसंद थीं, इसीलिए सास बहू में गाढ़ी छनती थी। दोनों जैसे सहेलियां बन गई थीं। अंग्रेज़ तो वैसे भी कभी एक दूसरे से उम्र नहीं पूछते, और ना ही उनका पता, उनका पेशा, या कौन कौन सी कार चलाता है या कैसे आता जाता है। किसी को किसी की कोई खोज नहीं रहती आपस में। केवल दोस्ती का रिश्ता होता है, या नहीं भी होता तो भी दुश्मनी नहीं होती। समीर जिल से नाराज़ रहने लगा था। वो सीमा से कहती, ना जाने समीर को क्या हो गया है, देर से आता है घर, पूछने पर कुछ बताता नहीं, कभी कभी खाना भी नहीं खाता, मैं ऑफिस से आकर पका कर रखती हूँ। सीमा, मैं भी तुम्हारी तरह ही ताज़ा खाना खिलाती हूँ समीर को। फ्रिज में रखे खाने में तो सारे तत्व मर जाते हैं, पर समीर गरम गरम खाना देख कर भी नहीं खाता। जिल, ऐसा करो, एक दिन मुझे अपने घर इनवाइट करो, समीर के सामने ही। मैं आ जाऊंगी और सब कुछ अपने आप ही देखकर फिर समीर से बात करूंगी। परेशान सीमा ने अपनी गंभीर आवाज़ में कहा। अम्मा, उसको मेरा कोई ख्याल नहीं, टेटनेस हो गया है, रातों को नींद नहीं आती, सारी रात पंखा चलाकर सोता हूँ, तब कहीं जाकर चैन मिलता है, जब पंखे की आवाज़ कान की शू शू की आवाज़ से ताल मिला लेती है। तो इसमें जिल का क्या कसूर? सीमा ने समीर से हैरान होते हुए पूछा। पत्नी है मेरी, मेरा ख्याल रखना उसका फ़र्ज़ है। क्या खाना नहीं बनाती, या घर गंदा रखती है, या बराबर से कमा कर नहीं लाती? एक ही सांस में सीमा ने प्रश्नों की बौछार कर दी। वो इस समय एक औरत बनकर दूसरी औरत की ओर से एक मर्द से सवाल कर रही थी, अपने बेटे से नहीं। फिर भी जब मैं रातों को जगता हूँ तो इसको भी जागना चाहिए। ये तो कानों में म्यूज़िक सुनने का प्लग लगाकर सो जाती है, गाने सुनते सुनते। समीर ने अपनी कड़वाहट एक ही सांस में उगल दी। सीमा सन्नाटे में रह गई। हे राम, बिल्कुल बाप पर, पूरा बाप। ये क्या हो गया, कब हो गया, क्यों हो गया? मैं तो खुश थी कि एक अच्छी संस्कारी लड़की से शादी करेगा तो इंसान बना रहेगा, ये तो जानवर का जानवर ही रह गया। बिल्कुल खामोश हो गई सीमा। डॉकलैंड के अपार्टमेंट के साथ ही टेम्स नदी में खड़ी तमाम किश्तियां जैसे डूबने लगी हों, उन किश्तियों में रहने वाले जैसे मदद को चिल्ला रहे हों। उसको जिल की आवाज़ भी कहीं दूर से सुनाई दे रही थी, सहायता के लिए चिल्लाते हुए, अपने पति की मोहनी सूरत को आंखें फाड़ फाड़ कर एकटक देखते हुए, जैसे आज वो उसके चेहरे के आकार को अपने मन में बैठा लेना चाहती हो, हमेशा के लिए। माँ, मैं उसको 2 फ्लैट्स, आपके दिए तमाम जेवर और 5,000 पाउंड कैश भी दे रहा हूँ। जेवर देने में आपको समस्या तो नहीं होगी, क्योंकि आप औरतों को जेवर से बहुत प्यार होता है। कितना कड़वा बोलता है। ये मेरा बेटा तो लगता ही नहीं, जैसे बाप कहीं और से ले आया हो। मेरा तो जी चाह रहा है मैं उसको अपने जेवर ही नहीं, बल्कि अपने हिस्से की जो कुछ भी खुशियाँ रह गई हैं वो भी दे दूँ। क्यों ऐसा जी चाह रहा है? मुझसे रक्त संबंध है या उससे? खून का रिश्ता क्या होता है, उसका क्या महत्व होता है, उसकी क्या अहमियत होती है, और दिलों के रिश्ते की क्या, ये बातें तुम नहीं समझोगे। समीर दफ्तर ही में था तो जिल सीमा के पास आ गई।
सीमा से उसके कंधे पर सर रखकर रोने की बाकायदा इजाज़त मांगी और सीमा की आंख उठाकर देखने से पहले ही उससे लिपट कर उसके कंधे भिगा दिए। अपने दुख जैसे उसके कंधों पर डाल दिए हों। खामोश बैग उठाया और जाने लगी तो सीमा ने कुछ कहना चाहा, पर वो चली गई। आज ना जाने उसको जिल क्यों इतनी याद आ रही है। शायद वो होती तो समीर को समझा लेती, पर ये नीरा को न जाने कहाँ से उठा लाया है। मैं इस तरह इसको अपने घर में नहीं रहने दूंगी। अगर आप ये समझ रही हैं कि मैं इसके साथ कोई गलत रिश्ता रखता हूँ तो माँ, ये बीमार मानसिकता की पहचान है। ये केवल एक दोस्त है, जैसे एक लड़का दोस्त हो। ये परेशान है इसलिए कुछ दिनों के लिए यहाँ ले आया हूँ। तो आजकल बेला कहाँ गई? वो फ्रांस गई हुई है अपने घर वालों के पास। कब तक आएगी मुझे नहीं मालूम। वहीं बैठकर अपनी थीसिस भी लिखेगी। क्या अब आएगी ही नहीं? सीमा ने डरते डरते पूछा। सीमा को ऐसे तो पसंद वो भी नहीं थी, पर कम बुरी थी। जिल उसको बहुत याद आती थी, पर कभी भी उसका जिक्र नहीं करती। सोचती, समीर को बहुत दुख होगा कि मेरी माँ मेरी मदद नहीं करना चाहती मेरे लिए दूसरी पत्नी की तलाश में। समीर अगर परिपक्व दिमाग का होता तो सीमा विवाह के लिए लड़कियों की लाइन लगा दे, पर उसको बेटे पर भरोसा ही नहीं था। कहीं सीमा की पसंद की लड़की आ गई तो समीर उसके साथ ना जाने क्या व्यवहार करेगा। लव मैरिज का जनाजा तो उठ चुका था। माँ, आपसे कितनी बार बताया है कि बेला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही है। आप बार बार गलत सवाल क्यों पूछती हैं? वो अपने माँ बाप के पास गई है, अब खाली थोड़ी बैठेगी। जब तक वहाँ है थीसिस लिखती रहेगी। अच्छी भली डांट पड़ गई थी सीमा को। हर समय इतनी पढ़ी लिखी और एग्जीक्यूटिव पोजीशन की माँ को कैसा उल्लू समझा करता था। सिर्फ उल्लू समझता तो भी शायद इतना बुरा न लगता, क्योंकि उल्लू की फ़ोटो तो निशानी होती है अक्लमंदी की। गधा भी समझे तो भी सीमा बुरा नहीं मानेगी, क्योंकि वो भी एक मेहनती जानवर होता है और अपनी ताकत से बढ़कर काम करता है। समीर उसको एक जड़, मूढ़, नकारा औरत समझता है। जब बचपन में पिटा करता था तो गोदी में घुस घुस कर कहता था, अगर आप ना होती तो ये पिताजी तो मुझे मार ही डालते। माँ, आप भी तो बड़ी पोजीशन पर हैं, फिर आप क्यों नहीं थकती? आज उसे अपनी माँ में कोई अच्छे गुण दिखाई नहीं देते। कैसे सब कुछ बदल जाता है। मेरे अपने ही बेटे में अपने ननिहाल का एक भी गुण नहीं आया। पूरा असर अपने पिता के खून का ही दिखाई देता है। सीमा ने सोचा, अब स्वयं ही जाकर बर्फ़ निकाले और सेंक करे, शायद कुछ आराम आ जाए। कैंसर के बाद से बाईं ब्रेस्ट के पास का हिस्सा कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गया है। बगल से 7 लिम्फ नोड्स निकाल दिए गए थे, इसलिए उधर के हिस्से में चोट का असर दुगना होता था। आज तो चोट उधर ही लगी थी, केवल जिस्म पर ही नहीं, उसके अहम को कितनी बड़ी ठेस लगी थी ये केवल वही जानती थी। सोचा, पहले जाकर कपड़े बदल ले, अब तक तो सब सो गए होंगे, उसको मनाने कोई नहीं आएगा। कपड़े बदलने गई तो बाजुओं को देखकर आंखें मूंद लीं। दोनों बाजुओं पर जैसे काले रंग के बाजूबंद बांध दिए गए हों। कैंसर वाली तरफ का नील लगभग काला हो चला था, वहीं तो जलन हुए जा रही थी। वो शर्म से गड़ी जा रही थी कि आज ये नौबत आ गई है कि समीर उस नीरा के कारण उस पर हाथ उठा दे। अपनी पूरी ताकत उस पर निकाल दी। कैसे दरवाजे के ऊपर रखकर दोनों बाजू भींच दिए थे कि अब रहिए यहीं, बाहर ना निकलिएगा। अगर आपने नीरा की बेइज्जती की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। सीमा अपने को छुड़वाने के लिए दुहाई देती रही, पर ऐसा लगता था जैसे समीर बाप का बदला उससे ले रहा हो। बाप की ही तरह वहशी बन गया था। चेहरा वैसा ही भयानक हो गया था। हाँ, वही चेहरा जिसे वो सुंदर कहती रही है। सांस रोके गुर्रा रहा था माँ पर कि आपने नीरा को घर से जाने को कहकर उसकी बेइज्जती की है। उसके बदले में वो माँ की इज्जत का जनाजा निकाल रहा था। बेटी को जब मालूम हुआ कि माँ कॉन्फ्रेंस से जल्दी आ गई है तो वो मिलने भी चली आई और नीचे किचन में बच्चों को खिलाने पिलाने में व्यस्त हो गई। अगर वो इस समय ऊपर होती तो सीमा शर्म से गड़ ही जाती। वो अभी अपने दुख को ठीक से महसूस भी नहीं कर पाई थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाज़ा सीमा की बेटी ने खोला। सीमा भूल ही गई थी कि बेटी और नाती अभी घर में ही हैं। बाहर पुलिस खड़ी थी। बेटी ने पुलिस को फ़ोन करके बुलवा लिया था, यानी वो सब सुन रही थी। वो यहीं की पली बढ़ी है, इस देश के हक और कानून से पूरी तरह वाकिफ़ है, मगर उनके ख़ानदान में पहली बार पुलिस घर में आई थी। सीमा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो पुलिस को क्या कहे। बेटी ने आगे बढ़कर सारी बात पुलिस को समझा दी। पुलिस की आवाज़ सुनकर समीर और नीरा भी नीचे आ गए। समीर घबरा गया, नीरा के जैसे होश ही उड़ गए थे।
पुलिस ने सीमा से सीधे एक ही सवाल किया था, क्या आप अपने बेटे को अभी घर से निकालना चाहती हैं? समीर के चेहरे पर बदहवासी देखकर सीमा को ठीक वही महसूस हुआ जैसे वो बचपन में अपने पिता के हाथों पिट रहा हो। उसके भीतर की माँ जैसे टूट रही थी। पुलिस देखकर शायद वो भी बुरी तरह से घबरा गई थी। उस घबराहट में भी सीमा ने पुत्र को अकेला नहीं छोड़ा। नहीं ऑफिसर, मेरे बेटे का इस घर पर पूरा हक है, मगर मैं इस आवारा लड़की को इस घर में नहीं रहने दूंगी। पुलिस ने समीर को आदेश दिया कि वो लड़की को उसी वक्त घर से बाहर करे। नीरा के साथ ही शायद पुत्र और माँ का रिश्ता भी घर से बाहर चला गया। माँ वही थी, वहीं खड़ी थी। नीरा को कहीं छोड़कर समीर घर वापस आ गया है। घर के ऐशो आराम से दूर रह पाना शायद उसके लिए संभव भी नहीं था। उसकी नज़रों में माँ के प्रति बस एक ही भाव था। सीमा तय नहीं कर पा रही कि वो भाव क्या है, शत्रुता, नफरत या फिर कभी कहता है आप कॉन्फ्रेंस में ज़रूर जाएं और कभी दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने की सलाह देता है। माँ, जब पापा आपको नहीं ले जाते तो आप खुद जाना शुरू कीजिए। और आज जब माँ ने उसके नीरा के साथ कमरे में अंधेरे में बंद देखकर समझाना चाहा तो जो मुंह में आया बकता चला गया। बाजारू जवान, बिल्कुल बाजारू। भला कौन अपनी माँ को छिनाल कह सकता है? अपने यारों के साथ घूमती हैं। क्या फ़र्क रह गया पति और बेटे में? वो भी तो अपनी कमज़ोरियाँ छुपाने के लिए यही इल्ज़ाम लगाता रहा है। समीर की ज़बान की कटुता की चोट जितनी गहरी लगी थी, उतना तो बाजुओं पर पड़े नील के निशान का दर्द भी नहीं चुभ रहा था। अपनी जवानी का एक एक क्षण, एक एक कतरा इकलौते बेटे के नाम लिख दिया था। सोचती थी कि बाप के वक्त की भरपाई भी वो ही करेगी। आज इस उम्र में माँ पर इतना बड़ा आरोप। बेटी रात को घर में रह गई है। वो और उसका पति अपने पिता के कमरे में आराम से सो रहे हैं। सीमा शरीर के दर्द से लड़ रही है, आत्मा के घाव सहला रही है। मुंह में धनिये के बीजों का स्वाद है, मगर दिल में एक डर भी है। कहीं अपने गुस्से में समीर उसकी हत्या तो नहीं कर देगा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर पुत्र है, भला ऐसे कैसे कर सकता है? मगर दिल का डर उसे सोने नहीं दे रहा। बिस्तर पर करवटें बदल रही है। एकाएक बिस्तर से उठती है सीमा और भीतर से कमरे की सांकल चढ़ा देती है। अभी आप सुन रहे थे ज़किया ज़ुबैरी जी की लिखी हुई कहानी मन की सांकल, जो विश्व स्तर की पीड़ा में से एक अहम पीड़ा है। अपनी ही पैदा की हुई पीढ़ी का अपनी तरह का ना होना। ये हर घर और हर देश की कहानी है, जिसका बयान ज़किया जी ने कहानी मन की सांकल में किया है। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। शुक्रिया।